नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। श्री राम की नगरी अयोध्या, सभी तीर्थों में जिसे सर्वश्रेष्ठ होने का स्थान प्राप्त है वो नगरी अयोध्या। लेकिन आज अगर सिर्फ अयोध्या नगरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर टिकती हैं तो इस प्रश्न के साथ कि राम मंदिर का निर्माण किस स्तर तक पहुंचा है, क्या जो योजना है उसके हिसाब से सब कुछ आगे बढ़ रहा है, कितना बना है श्री राम मंदिर। अयोध्या, जहां की मिट्टी में श्री राम लला के स्पर्श की यादें बसी हैं। अयोध्या, जहां की फिजा ने श्री राम की मर्यादाओं की कस्में खाई हैं। अयोध्या, जिसने सदियों तक प्रतीक्षा की है अपने राम की। वो अयोध्या आज खुश है, चमक रही है, क्योंकि उसका इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अयोध्या के श्री राम अपने घर वापस आ चुके हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर से लेकर 5 मंडपों तक, मंडपों से लेकर गर्भगृह तक निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर निर्माण कमेटी का दावा है कि निर्माण प्लान के अनुसार ही चल रहा है और दिसंबर 2023 तक भक्तों को अपने आराध्य के सामने सर झुकाने का अवसर मिलेगा। भगवान राम की प्रतिमा को जनवरी 2024 तक गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। श्री राम लला के मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या की आध्यात्मिक गति को पंख लगे हैं। चरण दर चरण मंदिर निर्माण बढ़ रहा है। अयोध्या का मान बढ़ रहा है। अयोध्या का यशगान हो रहा है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है, यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जगमगाती नगरी के वैभव का गवाह बनने खुद प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। प्रधानमंत्री मोदी जब 5 अगस्त 2020 को पिछली बार आए थे श्री राम मंदिर की नींव रखने, तब कोरोना की वजह से एक सन्नाटा था। अब आए हैं तो एक एक चप्पे पर उनकी निगाह है। देख रहे हैं तब जो संकल्प लिया था वो कितना पूरा हुआ। साथियों, आज अयोध्या नगरी से मेरा पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रार्थना भी है, एक नम्र निवेदन भी है। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है और इस आदर्श पथ पर चलते हुए अयोध्या वासियों पर दोहरा दायित्व है। आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों। वो दिन दूर नहीं जब विश्व भर से यहां आने वालों की संख्या अनेक गुना बढ़ जाएगी।
जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे राम जी ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्या वासियों को यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है। अयोध्या की पहचान कर्तव्य नगरी के तौर पर भी बननी चाहिए। मंदिर का सुपर स्ट्रक्चर 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट प्लिंथ पर किया जा रहा है। ये प्लिंथ सितंबर में बनाकर तैयार कर ली गई थी। 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों को इंटरलॉकिंग के जरिए एक दूसरे से जोड़ा गया है। हर पत्थर का वजन 2 टन है, लेकिन इतने भारी पत्थरों को संभालना अपने आप में एक चुनौती है। इसीलिए सामने कुछ परेशानियां भी आई हैं। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, इसके नीचे दरअसल सीढ़ियां हैं। सरयू नदी का जो जलस्तर है वो इतना ज्यादा बढ़ा, क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई, बाढ़ग्रस्त ये पूरे इलाके रहे। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, बल्कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के समय भी कई चुनौतियां सामने आई, कई मुश्किलें पेश आई, बारिश की वजह से और इस जल जमाव की वजह से। मंजिलें तो पहले दिन से पता लग गई थी, लेकिन जमीन की रचना मालूम नहीं थी। जमीन की लेवल का पता नहीं था कि पूरब में लेवल पश्चिम की तुलना में 10 मीटर ऊंचा है। वर्षा आएगी तो मिट्टी बह जाएगी, पश्चिम की ओर बह जाएगी। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में अयोध्या में जब लगातार बारिश हुई तो मंदिर के निर्माण कार्य पर भी असर पड़ा। जमीन पर 2 मशीनें फंस गईं, परिसर में पानी भर गया। मजदूरों और कारीगरों को पत्थर लाने ले जाने में भी परेशानियां हुई। लेकिन बरसात के मौसम में अमूमन कंस्ट्रक्शन का काम रुक ही जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। बारिश खत्म हुई तो काम ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली और निर्माण कार्य वापस ट्रैक पर आ गया। मंदिर निर्माण की ये तस्वीरें हाल ही में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी की गईं, ताकि मंदिर निर्माण के प्रत्येक चरण की जानकारी श्रद्धालुओं को मिलती रहे। ये प्लिंथ लेवल के बाद बंशी पहाड़पुर के लाल बलुआ नक्काशीदार पत्थरों की 7 लेयर रखी जा चुकी हैं, जिसके कारण सतह से मंदिर की प्रस्तुत ऊंचाई 30 फीट हो चुकी है। इसके साथ ही लोअर प्लिंथ की 1.5 मीटर मोटी एक लेयर पूरी परिधि में तैयार हो चुकी है। ये मोटी लेयर श्री राम मंदिर दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों के परिक्रमा पथ के निर्माण का हिस्सा है। ग्रेनाइट की 5 लेयर हो जाने के बाद नक्काशीदार हल्के गुलाबी रंग के बंसी पहाड़पुर के बलुआ पत्थर जो नक्काशी किए हुए हैं, उनका रखना या इंस्टॉलेशन वो 5वीं लेयर से शुरू हो गया था। 2 लेयर और आएंगी तो वो नक्काशी वाला बलुआ पत्थर उन 2 लेयरों के बीच में ग्रिप में आ जाएगा। तकरीबन 55 फीट से ज्यादा और 6 फीट अधिकतम यानी 61 फीट से ज्यादा आरसीसी की ढलाई वहां पर करके और उसके बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। मंदिर के गर्भगृह में मकराना के सफेद मार्बल के स्तंभ लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। श्री राम लला मंदिर में कुल 392 स्तंभ लगाए जाने हैं। जब ये सभी स्तंभ लग जाएंगे तब इन पर 16-16 मूर्तियां बनाई जाएंगी। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 19 फीट 11 इंच है। मंदिर में गर्भगृह के साथ नृत्य मंडप और सिंह द्वार के रूप में अलग अलग भाग हैं, जिनकी पूरी लंबाई 380 फीट है। सभी भागों में निर्माण कार्य एक साथ हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि गर्भगृह से लेकर प्रवेश द्वार तक का लेवल एक रहे। अलग अलग बनाने पर अगर पत्थरों की सेटिंग के दौरान 1 इंच का भी अंतर आ गया तो पूरे निर्माण में कठिनाई आ सकती है। संपूर्ण मंदिर का जो धरातल बनेगा, उस धरातल पर बंसी पहाड़पुर की
कम से कम 2 से 3 लेयर पूरी पड़ चुकी हैं और गर्भगृह की साइड में 6 लेयर तक पड़ चुकी हैं। अब वो दूर से सब दिखने लगा है। थोड़े दिन में और 40 दिन 45 दिन में मंदिर बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। जनवरी 24 दिसंबर 23 हमने कहा है। हमारा तो विश्वास यही है, बाकी तो प्रभु की इच्छा है, उनका इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगी। 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण की नींव रखी थी, भूमि पूजन किया था। उस समय मंदिर निर्माण का संकल्प ही सबसे बड़ी चुनौती थी। आज जब प्रधानमंत्री मोदी दोबारा यहाँ पहुंचे हैं, तो पूरे परिसर का जायजा लिया। कहते हैं संसार में अगर राम से बड़ा कोई है तो वो है राम का नाम, और राम का नाम लेकर ही यहाँ श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण किस स्तर पर इस समय है, क्या चुनौतियां आ रही हैं, और जब एक संपूर्ण रूप में आप इस मंदिर को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। वो मंदिर जिसकी नींव को 1000 साल तक न भूकंप हिला सकेंगे, न जल प्रपात डिगा सकेगा, न कोई आपदा क्षति पहुंचा सकेगी। जो उसका फाउंडेशन है वो अलग तरीके से किया गया है। ये जो पुर्जे है दे विल बी वर्किंग एज ए सॉलिड मास। 6.5 की रिश्टर स्केल की भूकंप आगे तो भी ये मंदिर टिकेगा। वो मंदिर जिसके निर्माण में लोहे का एक टुकड़ा तक नहीं लगेगा, न स्टील का प्रयोग होगा। लोहा होने की वजह से जो कंक्रीट का लाइफ होता है वो कम हो जाता है। हमें 1000 ईयर्स के लिए इसको डिजाइन करना था, तो लोहे का इस्तेमाल न करना उसके लिए तो और बोन साबित हुआ। वो मंदिर जिसमें श्री राम लला के अभिषेक को स्वयं सूर्य हर दोपहर उतरा करेंगे। यहाँ पे मध्याह्न सूर्य बिल्कुल ऊपर रहेगा और वो भी थोड़ा दक्षिण की ओर रहेगा, तो उसके होते हुए जो यहाँ पे किरण आएंगे वो दक्षिण में आएंगे, तो वहाँ से हम मिरर से उसको डाइवर्ट करके मंदिर के सीधा अंदर ले जाएंगे। उसको लेके उसको हम सीधे लेंस के थ्रू जो हमारी राम जी की मूर्ति रहेगी यहाँ पे रहेगी, तो वहाँ पे उसके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। वो मंदिर जिसकी ईंट ईंट, पत्थर पत्थर, कंकड़ कंकड़ स्वयं राम का गुणगान करेगा। देश के सबसे तेज दिमाग मिलकर वो मंदिर कैसे बना रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे। देश के सबसे कुशल कारीगरों के हाथों धर्म नगरी अयोध्या पर वो मंदिर कितना बन चुका है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। क्यों श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर दुनिया के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय होगा, वो आज हम आपको सुनाएंगे। इतनी इंथुजियाज्म है वर्कर्स में, स्टाफ में, कि जय श्री राम के नारे के साथ काम शुरू करते हैं और जय श्री राम के साथ में काम को समाप्त। भगवान का मंदिर है, इसके चारों तरफ परकोटा रहेगा। लगभग 50,000 लोग खड़े हो सकते हैं एक बार। लेयर बाय लेयर हमने कंक्रीट डाला है। ये कंक्रीट में स्टील नहीं है, ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। कब खुलेंगे श्री राम लला के दर्शनों के द्वार, कब होगा संपूर्ण मंदिर का निर्माण, कब तक लौटेगा अयोध्या का स्वर्णकालीन वैभव। 48 लेयर डाले गए हैं उसको चट्टान बनाने की। ये वेस्ट साइड है, रामलला यहाँ पे विराजमान होंगे। 300 वर्कर्स हमारे यहाँ पे डे नाइट मिल करके काम कर रहे हैं। मंदिर के परिसर से नींव तक, नींव से प्रथम आधार तक, प्रथम आधार से मंदिर की कल्पनाओं संकल्पनाओं तक, यानी मंदिर निर्माण से पहले मंदिर की एक एक तस्वीर तक हम लेकर चलेंगे आपको वहां जहां करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था और विश्वास प्रतीक्षा कर रहा है।
कैसे शुरुआत हुई थी सबसे पहले? यहाँ पे पाइल करने की कोशिश की थी, पाइल फाउंडेशन जी। पाइल का मतलब 1 मीटर की पाइल नीचे 40 मीटर तक जाके, लेकिन यहाँ की जो इलाका है उस इलाके में वो पाइल टिकी नहीं। इट स्टार्टेड नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चरल डेब्रिस था, अच्छा, और यहाँ पे जो बालू है और जो सैंड है या मिट्टी है वो नदी के किनारे की है। अच्छा, और यहाँ पे 200 फीट तक। तो सरयू जी कितनी दूर है यहाँ से? ये यहाँ से ये जो गुम्बज दिखाई दे रहा है जी, ये है गुरु तेग बहादुर का जी ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा गुरुद्वारा जी। उसके बिल्कुल बगल में नदी है। तो इट इज ऑलमोस्ट 400 मीटर फ्रॉम हियर। तो नदी के साथ जो रेत होती है वो रेत यहाँ की भी नींव ऐसा है। कहते हैं। ये रामकोट का जो इलाका है जहाँ हम खड़े हैं, इसके बिल्कुल बगल में ये जो नीचे वाला इलाका है, यहाँ पे नदी का चैनल था। अच्छा, ये पैलियो चैनल बोलते हैं। आज वो ड्राई हो चुका है, नदी हट चुकी है, लेकिन बारिश के मौसम में कभी कभी पानी बैक वाटर जो है यहाँ तक आता है। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए वॉल दी गई है। अच्छा, तो उसके बाद वो नहीं हुआ, यानी कि कभी भी जब भी हम निर्माण कर रहे होते हैं तो कई चुनौतियां भी आती हैं, फिर आपको रास्ता बदलना पड़ता है। सही है, राम जी की मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पर उसके बाद क्या किया फिर आप लोगों ने? उसके बाद में हम पाइल पे ना टिकने के कारण हमने स्टोन की भी, जो ग्रेनाइट वाला है, नहीं हमने स्टोन के लिए कॉलम करने की कोशिश की, लेकिन वो भी टिका नहीं। फिर उसके बाद में वी ट्राई टू रिमूव, ये पूरा यहाँ का जितनी मिट्टी थी वो पूरी मिट्टी निकाली, 2 लाख मीटर क्यूब के करीब इतनी मिट्टी निकाली गई है। ये 1000 साल बताते हैं सर कि ये रह सकता है मंदिर, तो एक आयु एक मंदिर की क्यों देखी जाती है उसके निर्माण के समय? नहीं, क्या हुआ है, इसके पहले जो मंदिर बने ऑन एंड एवरेज 450-500 साल तक टिके हैं। टिकने का कारण वो पूरे स्टोन से बने थे, लेकिन नीचे की ओर फाउंडेशन में शायद उतना आवश्यक जितना ध्यान देना था नहीं दे पाए। हो सकता है उन दिनों की जो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है, तकनीकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से। तो जब भी पानी आया, बाढ़ आई या कहीं भूकंप आ गए, तो इसका हिसाब से डायपिलेटेड कंडीशन में वो नीचे अपने आप गिर गए, ना किसी ने तोड़ा उसको। गिरने के बाद में अगले जो राजा थे उन्होंने 400-500 सालों के बाद में उसी पत्थर को समेटा, कुछ पत्थर का इस्तेमाल किया, बाकी पत्थर नीचे रह गए, उसकी फाउंडेशन बनाई और उसके ऊपर दूसरा मंदिर बनाया। ऐसे 5 बार हुआ। अच्छा, और ये 5 बार मंदिर जो बना वो बाबर के जमाने में टूटने पर यहाँ पे मस्जिद बनी थी। और ये गर्भगृह जो है यही लोकेशन है जहाँ पे बाबरी ढांचा खड़ा था। यहाँ पे 3 गुम्बज थे, ये सेंट्रल गुम्बज यहाँ था, उसके उत्तर और दक्षिण में एक गुम्बज था। तो ऐसा पूरा इलाका यहाँ पे कॉर्डन करके एक मस्जिद के रूप में यहाँ खड़ा था। लगभग 500 साल बाबरी मस्जिद श्री राम जन्मभूमि विवाद चला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। मंदिर तो बनना था और हर चुनौती को दूर करके बनना था। इसके लिए देश भर के संस्थानों से सर्वश्रेष्ठ टीम बनाई गई। इसमें निर्माण के लिए लार्सन एंड टूब्रो और टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स हैं। साथ में मद्रास, दिल्ली, सूरत, कानपुर और हैदराबाद के 5 IIT हैं। सबसे पहले मिट्टी की नींव को रॉक फाउंडेशन यानी चट्टान जैसा मजबूत बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, ताकि मंदिर सदियों तक संरक्षित रह सके। कहते हैं ना कि वो ये जो सोई जो राम रचि राखा, तो राम जी ने यहाँ पर चुनौतियां भी दी हैं नींव के समय से। चुनौतियां आती रही हैं? चुनौतियां तो बहुत आई। हाँ, परीक्षा लेते रहे हैं। जैसा आपने कहा चौपाई, उसको चरितार्थ हुआ। लेकिन साथ साथ भगवान का काम है तो अपने आप स्वतः जो है सो वो सारी रास्ता भी दिखा देते हैं और उसी रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ गए। तो क्या चुनौतियां यहाँ पर आई? पहली चुनौती क्या आप लोगों ने निर्माण में यहाँ पर फेस की? पहली चुनौती हमारी जब थी तो इसके फाउंडेशन के डिजाइन को लेकर के थी कि इसके फाउंडेशन का डिजाइन कैसे करा जाए। उसके लिए बहुत सारे टेस्टिंग्स वगैरह हुए, सॉइल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुए। सॉइल इन्वेस्टिगेशन टेस्ट रिपोर्ट्स में ये आया सामने कि अप टू 9 मीटर डेप्थ तक हमारा पूरा डेब्री है, तो उसके ऊपर फाउंडेशन उचित नहीं हो सकता। इसके कारण हम लोगों ने ये सब, हमारी एक्सपर्ट जो थी, हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई थी जिसमें सारे IITs थे एंड हमारे
TCE थे और LNT के सब एक्सपर्ट्स थे, इन सभी ने मिल करके इसको डिसाइड किया कि ओपन एक्सकवेशन करना है। एक्सकवेशन करके जितनी भी लूज सॉइल और डेब्री हैं इनको बाहर निकाल देना है। इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्टर्स के साथ मंदिर निर्माण समिति के सदस्य निर्माण की बारीकियों के साथ कई दूसरे और सवालों के जवाब तलाश रहे थे। पहला सवाल कि निर्माण में पत्थर कौन सा लगाया जाए। दूसरा सवाल कि मंदिर में किस धातु का प्रयोग किया जाए और किसका नहीं। तीसरा सवाल मंदिर को कितने साल तक की सुरक्षा के हिसाब से बनाया जाए। चौथा सवाल मंदिर के अलावा शेष 60 एकड़ भूमि पर परिसर का निर्माण कैसे हो। पांचवा सवाल अद्भुत रहा है मंदिर के लिए संघर्ष का दौर, तो मंदिर सबसे अद्भुत कैसे हो। पत्थर का काम उसके बाद, यानी वो ये कर्नाटक से आए हुए पत्थर, कर्नाटक ग्रेनाइट है, इसके अलावा आंध्र के भी है और तेलंगाना के भी। अच्छा, तो दक्षिण भारत ने नींव दी है राम मंदिर को, राम जन्मभूमि मंदिर को। और जैसे हम समुद्र पर सेतु के निर्माण में देखते थे कि जय श्री राम लिखते थे वानर सेना, यहाँ पर भी जय श्री राम इस पर इनके जय श्री राम के नारे भी लगते हैं और सभी पे जय श्री राम लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। ये स्टोन ब्लॉक्स 2 माइन से आ रहे हैं। हम लोगों ने 2 सोर्स अप्रूव किए हैं। एक है अपने कर्नाटका से आ रहे हैं, बेंगलोर चिकबल्लापुर माइन से। दूसरे अपने तेलंगाना वारंगल से आ रहे हैं अपना। तो ये दोनों सोर्सों से अपने ग्रेनाइट स्टोन आ रहे हैं। और क्यों ये पत्थर क्यों सबसे मजबूत? ये ग्रेनाइट सबसे मजबूत है, इसीलिए इसकी वाटर परमेबिलिटी वगैरह बिल्कुल कम है, तो कोई भी वाटर का इंग्रेस अगर अंदर होता है हमारे फाउंडेशन में, उसको ये रोकेगा, अवरोध होगा, उसका अवरोध करेगा। अयोध्या एक ऐसी नगरी जिसे आप सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, यानी कि वो शहर जिसका निर्माण अभी चल रहा है। पग पग पर आपको कुछ न कुछ होता हुआ नजर आ जाएगा। पर यह भी तो सही है कि अयोध्या की प्रतीक्षा बहुत लंबी चली है। चूंकि मामला अदालतों में रहा, ये जिस नगरी को दुनिया की सबसे पवित्र नगरी माना गया, उसे राजनीतिक तौर पर कोई छूने को तैयार नहीं था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो सारी बेड़ियां टूट चुकी हैं। पानी से नींव को नुकसान से बचाने के लिए रॉक फाउंडेशन तैयार की गई, लेकिन भूकंप का तो खतरा था और बिना लोहे या स्टील के इस्तेमाल के मंदिर का आधार कैसे तैयार होगा, ये भी सवाल था। क्योंकि मंदिर निर्माण समिति का संकल्प है कि मंदिर 1000 साल तक सुरक्षित रहे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और जियो फिजिकल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल रिसर्च लैब हैदराबाद को ये सवाल भेजा गया कि मंदिर भूकंप से सुरक्षित कैसे रखा जाए। रिसर्च सेंटर्स ने मंदिर से 500 किलोमीटर दूरी तक के करीब 500 साल के भूकंप के रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया। अधिकतम और न्यूनतम के अलावा दोगुनी तीव्रता के रिक्टर स्केल के भूकंप की स्टडी की और रिपोर्ट मंदिर निर्माण कमेटी के एक्सपर्ट्स को सौंपी। मंदिर निर्माण के दौरान किस तरफ कितना लोड रहेगा, कितना दबाव रहेगा, इसको लेकर कंप्यूटर पर पूरा अध्ययन किया गया और तब मंदिर के ढांचे को तैयार किया गया। मजबूती के लिहाज से भी वो तकनीक प्रयोग में लाई गई जिसमें लोहा या स्टील का एक अंश भी नहीं लगना था। यहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी एक बहुत अद्भुत बात है, वो ये कि यहाँ लोहे या स्टील का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। प्राचीन तौर पर कभी भी इन धातुओं का प्रयोग नहीं किया गया। लोहे का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक नकारात्मकता उससे जोड़ी जाती है। तो देखिए शिलाओं में इस तरीके से ऐसे छेद किए जाते हैं और उसके बाद इन्हीं पत्थरों से उसका जुड़ाव बनाया जाता है। ये जब उसके भीतर डाला जाएगा तो ऊपर का जो निकला हिस्सा है वो इसके ऊपर जब दूसरे पत्थर को फिट किया जाएगा तो उसे जोड़ने का काम करेगी। न तो सीमेंट की आवश्यकता रहेगी, न लोहे की, न स्टील की, और उसके बावजूद एक ऐसा सशक्त ताकतवर निर्माण यहाँ रहेगा जो 1000 साल से आगे भी यहाँ की का वैभव, यहाँ की विहंगम दृश्य को दुनिया के सामने रखेगा। शिला में छेद करके उसे दूसरे पत्थर के साथ फंसाकर लगाना एक अद्भुत प्रयोग था, लेकिन मंदिर के लंबे समय के स्थायित्व और भूकंप जैसे खतरे से बचाने के लिए यही सबसे कारगर विधि तय हुई। ये वहां पर इसका काम हो रहा है सर,
ये जो इसमें हमें दो आप देखेंगी होल्स जो किए हुए हैं, ये सीयर की का काम है। एक ब्लॉक के ऊपर जब दूसरे ब्लॉक को रखते हैं तो एक सीयर की इसमें रखा जाता है, सेम ग्रेनाइट मटेरियल का जो दिख रहा है वो इसको रखते हैं। इसके ऊपर से दूसरा वाला भी ब्लॉक इसमें आकर के इंस्टॉल हो जाता है। तो ये सीयर का काम करता है, दो ब्लॉक को एक दूसरे से इंटैक्ट करके रखता है। अच्छा, तो ये इसमें से जो निकल रहा है ये ग्रेनाइट का ही ब्लॉक है। तो इसके अंदर ये डाला जाता है और उसके ऊपर दूसरा जिसमें आप ये होल आकर के इसमें लग जाएगा, तो उसका जो इंस्टॉलेशन का जो पोजीशन है वो भी कंट्रोल होता है और ये काम करता है अपने सीयर का। जो फ्लेक्चरल लोड वगैरह कोई आए तो उसको रोकने के लिए भी ये अपना एक तो सेल्फ वेट से ही ये पूरा ये अपनी जगह पे रहता है, ऊपर से ये सपोर्ट करता है। पत्थरों को भी किसी मजबूत कड़ी की तरह फिट करना भी आसान नहीं था। अगर पारंपरिक तरीके से काम किया जाता तो कई बरस लग सकते थे। तो इस तरह बिना किसी धातु की मदद केवल पत्थरों से मंदिर का आधार तैयार हो रहा है। वैसे निर्माण में लोहा न उपयोग करने का एक कारण वैज्ञानिक था तो दूसरा आध्यात्मिक भी रहा। तो लोहे का प्रयोग क्यों नहीं? तो इसको हम स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एनालिसिस बोलते हैं जी इंजीनियरिंग में जी, कि इसका किया गया है जी। और लोहे का इस्तेमाल इसलिए नहीं है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार लोहा एक निगेटिव धातु माना गया है। ठीक है। जो यहाँ आने के बाद में जो वाइब्रेशन आपके मन में आनी चाहिए दर्शन के बाद में या दर्शन के समय, अच्छा, वो पॉजिटिव चीजें उसमें नहीं है। अगर कॉपर का हम इस्तेमाल करते तो कॉपर को या सिल्वर को पॉजिटिव माना गया है। ठीक है। तो हमने मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जो भी ये काम होंगे उसमें दो पत्थर के बीच में हमने कॉपर क्लिपिंग का प्लानिंग किया है और नीचे से लेके ऊपर तक कहीं भी यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर का पूरा नक्शा भी सामने था और 1000 साल तक की सुरक्षा का फॉर्मूला भी। कारीगर जुटे और जय श्री राम के नारों के साथ मंदिर निर्माण कार्य ने तीव्र गति पकड़ ली। जो आप ध्वज को देख रहे हैं तो ये उसी स्थान से ऊपर उठ रही है और उसके साथ ये अहम है देखना कि ये जो कॉपर का पाइप है ये बिल्कुल नीचे जा रहा है धरती के नीचे। और जब भी यहाँ पर गर्भगृह में पूजा अर्चना होगी और श्री राम के पूजा के लिए वहां पर अर्पण किया जाएगा चीजों को, तो सीधे वहां से होते हुए वो बिल्कुल उस नींव में उसी जगह पर जाकर वहीं पर अर्पित होने वाले हैं। देखने में ये कॉपर यानी तांबे का पाइप किसी साधारण निर्माण का कोई वैकल्पिक हिस्सा लग सकता है, लेकिन ये लगा है गर्भगृह में ठीक वैसे जैसे जन्म लेने वाले शिशु और माँ के बीच जुड़ाव होता है एक नाल से। धर्म, कर्म और आस्था के मर्म का संगम है श्री राम लला का मंदिर। हर कदम पर ये सोच कि कुछ गलत न हो जाए, हर तैयारी में ये तैयारी की कोई विधि न छूट जाए। मंदिर का गर्भगृह एक आकार की तरफ बढ़ चला है। आपको श्री राम मंदिर के निर्माण में आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम नजर आएगा। यहाँ पर जिस तरह की चुनौतियां पेश आई जब से नींव डलने की शुरुआत हुई है, उसकी कहानी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। किस तरीके से वो परिवर्तन होते रहे, लेकिन उसके बावजूद समय से कुछ पहले ही चल रहा है निर्माण। दिसंबर 2023 वो समय रेखा है जिसके बाद संभवतः श्री राम लला के दर्शनों के लिए गर्भगृह के द्वार खुल जाएंगे और लाखों लोग प्रतिदिन अपने आराध्य के आंगन में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए उपस्थित हो सकेंगे। भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी को दोपहर 12:05 पर हुआ बताया जाता है। अब जब उनके जन्म स्थान का विश्व में इकलौता मंदिर बन रहा है, तो शिल्पकारों ने जन्म की इस घड़ी को श्रद्धालुओं के मन पर हमेशा अंकित करने का प्रावधान तैयार किया है। जिस घड़ी श्री राम जन्मावतार हुआ, उस घड़ी स्वयं सूर्य प्रतिदिन उनका अभिषेक किया करेंगे। जो तय हुआ था वो मंदिर निर्माण में होना तय है। जो वचन दिया गया था वो मंदिर निर्माण का संकल्प है और धीरे धीरे वो संकल्प पूरा हो रहा है। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम। हर व्यक्ति जानता है कि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर
500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता थी, वह संकल्प आज साकार हुआ है। मंदिर निर्माण की कीर्ति अभी से विश्व भर में चर्चित है। दूर से ही दिख जाने वाली धर्म ध्वजा ये विश्वास दिलाने लगी है कि वो मंदिर जिसके लिए पीढ़ियों से प्रतीक्षा की गई, वो प्रतिदिन नया आकार ले रहा है। ये जो क्रेन की आप ऊंचाई देख रहे हैं, ये गोंडा जाने वाले हाईवे से नजर आती है। अब समझिए कि इसके 161 फीट ऊपर होगा श्री राम मंदिर का शिखर। तो उम्मीद ये की जा रही है कि दूर दूर से और घर घर के छतों पर अगर लोग खड़े होंगे तो वहां से राम मंदिर के शिखर के दर्शन हो जाएंगे। गर्भगृह सहित मंदिर 2 फ्लोर का बन रहा है। यहाँ आस्था एक सवाल करती है कि गर्भगृह के ऊपर वाले फ्लोर पर जब दर्शनार्थी आएंगे तो उनके पांव रामलला की सीध में होंगे। इस अनहोनी को कैसे टाला जाएगा? यहाँ पे गर्भगृह में हमने इसका ख्याल रखा है जी। नीचे जहाँ पे रामलला की अचल और चल मूर्ति होगी जी, उसके ऊपर गर्भगृह के पहले मंजिला जो है जी, वहाँ पे चक्रवर्ती राजा राम सिंहासन पे जो बैठे हैं। अच्छा। और उनके साथ में राम है, सीता जी है जी, और भरत शत्रुघ्न है, और उनके सामने हनुमान जी बैठे हैं, सुग्रीव और बाकी लोग हैं। हाँ। तो ये जो हमारे सामने एक पिक्चर आती है जी, फोटो में या प्रतिमा में दिखाया जाता है। हाँ। वो सभी मूर्तियाँ हमारे फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। ठीक है। वो राम जी के नीचे की मूर्ति के बिल्कुल ऊपर की ओर रहेंगे। हाँ। उसके हिसाब से छत की गई है। और इसके सबसे ऊपर वाला जो माला है, हाँ, दूसरा माला, हाँ, वहाँ पे भी लोगों के पाँव न जाए, तो बाकी मूर्तियों का भी वहाँ पे प्रयोग होगा। अयोध्या खुश है, अयोध्या वासी खुश हैं कि उनके आराध्य जन जन के मन के राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या की एक सबसे बड़ी परंपरा भी बदल जाएगी, और वो ये कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी यानी उनके किले से ऊंचा और कोई मंदिर नहीं हो सकता था। अयोध्या के बीच गर्भगृह में इनका वास है। जो सामान्य दीनहीन गरीब, जो समाज में जिसको लोग दबे कुंचित शोषित वंचित कहते हैं, ऐसे भी लोग रोज आते हैं हनुमान जी के पास, और हनुमान जी सबकी सुनते हैं। मंदिर हनुमानगढ़ी से भी ऊंचा राम जन्मभूमि का बन रहा है, बनना भी चाहिए, क्योंकि इनके आराध्य हैं, इनके स्वामी हैं, इनके सरकार हैं। तो सरकार का मंदिर तो भव्य और दिव्य होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि हनुमान जी को अति प्रसन्नता है। रोज सुबह से देर रात तक सुनाई देती ड्रिलिंग मशीन की आवाजें, छेनी हथौड़ी से कटते पत्थरों का स्वर और मंदिर निर्माण स्थल पर स्थिति लोगों की चमकती आंखें बताती हैं कि मंदिर बन रहा है जैसा करोड़ों लोगों ने सोचा है वैसा ही, क्योंकि हर रोज मंदिर का कोई न कोई कोना अपने स्वरूप में ढल रहा है। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।